एसएससी जेईई 2024 में ऑल इंडिया रैंक 36 हासिल किए हैं। क्या चेंजेस आप देखते हो जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था? सिलेक्शन नहीं होने के बाद थोड़ा सा डीमोटिवेशन था। मैं तैयारी करूंगा और मेरी ऑल इंडिया रैंक 36 आई। जर्नी जो है पूरा अप्स एंड डाउन्स कर रहा है। पॉइंट्स आपको कब पता चले कि मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ? उसी में प्रीलिम्स हुआ था तो मार्क्स थोड़ा कम था, और एसएससी जेईई में है कि दोनों का पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ऐड होता है। कौन सी एक ऐसी गलती है जो बच्चे अक्सर करते हैं? मिस्टेक्स तो होते हैं लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो रिवीजन के लिए हमें अपने ओरिजिनल नोट्स से करना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स बनाकर करना चाहिए? अंतिम में ऐसा हो गया कि बस उसी को देखना होता था जो हमें याद नहीं है। फार्मूला पढ़ते हैं भूल जाता है, क्या आपके पास कोई ऐसी दवा जिससे भूले नहीं बच्चे फार्मूला? फार्मूला के लिए है कि उसको कहाँ अप्लाई करते हैं। डिमोटिवेट होते थे तो उस समय पर क्या करते थे? तो कभी कभी लगता है कि ये होगा नहीं होगा, तो मैं आपका भी एक पॉडकास्ट आता था तो वो भी देख लेता था मैं। और आपने कैसे दोनों एग्जाम को एक साथ दिया? तो इस जर्नी के दौरान इंजीनियर अड्डा कैसे और कितनी? अगर कोई डाउट होता था तो फिर आपसे भी मैं ये पूछ लेता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ये पॉडकास्ट आप सभी लोगों के लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं सिंटू, जो एसएससी जेईई 2024 में ऑल इंडिया रैंक 36 हासिल किए हैं। आज हम सिंटू से बात करेंगे कि इनकी जर्नी किस तरीके से थी, टाइम टेबल क्या था, कंसिस्टेंसी कितना इंपॉर्टेंट था, रिवीजन किस तरीके से करते थे, या जब इनका 3 साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस दौरान अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे। सारे पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटू, कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हो भाई? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा? यस सर। क्या चेंजेस आप देखते हो जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था और सिलेक्शन हुआ? सर जब सिलेक्शन नहीं था तो लगते रहता था कि मतलब आगे क्या होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत सारा अटेम्प्ट दे चुका था और सारा एग्ज़ाम भी था। तो उसमें सिलेक्शन नहीं होने के बाद थोड़ा सा डीमोटिवेशन था। ओके। लेकिन उसके बाद जब ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उसके बाद मोटिवेट भी हुआ मैं, फिर कॉन्फिडेंस भी अप हुआ। ओके। और तो यहाँ पर अच्छा सिंटू, रहा। पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताइए। आपकी जर्नी कैसी थी? क्या क्या अप्स डाउन्स थे, या कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि मैं तैयारी करूंगा और मेरी ऑल इंडिया रैंक 36 आएगी? सर बिल्कुल जर्नी जो है पूरा अप्स एंड डाउन्स पर रहा। मेरा बीटेक हुआ, फिर बीटेक के बाद मैं कौन सी ईयर में? बीटेक 17 to 21 का था। तो उस दौरान मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा था। गेट का भी बहुत अच्छा रहा 21 में, और फिर 22 में भी अटेम्प्ट दिया तो 49 मार्क्स आ गए थे। लेकिन उस समय उतनी वैकेंसी नहीं थी तो फिर वो नहीं हो पाया। और उसी समय एसएससी जेईई का भी वैकेंसी आई, तो फिर मुझे लगा कि एसएससी जेईई में ट्राई करना चाहिए। और गेट का प्रिपरेशन करते करते मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा हो गया था, फाउंडेशन जो होता है। उसके बाद फिर नॉन टेक मेरा थोड़ा वीक था, क्योंकि वो पूरा प्रिपरेशन ही गेट का था, फुल टेक्निकल था वो। तो इसके चलते फिर मैं जब 2022 का गेट दिया, उसके बाद नॉन टेक का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। वहाँ पर बहुत सारे लेक्चर्स देखे सारे सब्जेक्ट के, और धीरे धीरे अपना फिर से ये नॉन टेक्निकल का बेस मजबूत किया। फिर नॉन टेक्निकल करने के बाद जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट दिया एसएससी जेईई का, कौन सी ईयर में? 22 में, तो उसमें प्रीलिम्स मेरा हो गया। ओके। तो फिर मेंस में उस समय रिटेन होता था, तो रिटेन में उतना एक्सपीरियंस नहीं था रिटेन का, क्योंकि वो सारा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही देते आया था और टेस्ट सीरीज वगैरह। तो उस समय इजी तो बहुत क्वेश्चन थे, लेकिन वो छूट गया सर, 3-4 क्वेश्चन छूट गया जो 15 मार्क्स के होते थे पर क्वेश्चन। तो इस तरह से मेरा 7-8 नंबर से मेंस ये रह गया 22 का। उसी तरह से 23 भी फिर वैसा ही रहा, मेंस भी हुआ। फिर उसमें भी मार्क्स अच्छे आ गए थे, लेकिन जो चाहिए था डिपार्टमेंट वो नहीं मिला। फिर 24 जो ये था मेरा डिफ़िकल्टीज जो था, जो मिस्टेक्स था, उसको बस रेक्टिफाई करते करते यहाँ तक आ गया। वो पॉइंट्स आपको कब पता चले कि मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, और आप 2024 में एक अच्छी रैंक हासिल की? सर मैं एग्ज़ाम जब देता था तो उस समय कुछ कुछ क्वेश्चन रह जाते थे। जैसे 22 में मेरा रीजनिंग रह गया था। मैं सोचा कि टेक्निकल अच्छा है पहले,
तो टेक्निकल अटेम्प्ट कर लिया हूँ। फिर उसके बाद जीके लास्ट में रीजनिंग। लास्ट में रीजनिंग। तो रीजनिंग तक आते आते टाइम ही ख़त्म हो गया। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मेरा अराउंड 40 ये रीजनिंग का क्वेश्चन रह गया था, उसी में प्रीलिम्स हुआ था, तो मार्क्स थोड़ा कम था। और एसएससी जेई में है कि दोनों का पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ऐड होता है, इसके चलते डिपार्टमेंट नहीं मिल पाया। ओके। तो फिर वहीं से मैं सोचा कि ये रीजनिंग में जो है और बाकी जो एग्ज़ाम है, ये बाकी जो ये सब्जेक्ट्स हैं, उनमें थोड़ा फास्ट अटेम्प्ट करना है। और उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस का ज़रूरत था। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ भी दिया। टेस्ट सीरीज़ से क्या होता था कि मेरा जो भी मिस्टेक्स आता था, मैं वो मिस्टेक्स को देखते गया और फिर जितना ज़रूरत होता था, जैसे कि कोई क्वेश्चन रीजनिंग में आया ये सीटिंग अरेंजमेंट का, तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन में होता है कि जितना जल्दी बनाए उतना जल्दी मतलब सही हो जाएगा और फिर टाइम भी नहीं लगेगा, और यही टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन होता है। और वैसे ही ब्लड रिलेशन है, ये फिर सिलोजिज्म है। तो उन सब में मैं टेस्ट सीरीज़ देते हुए और कैसे उसको बनाना है सारा एल्गोरिदम को फिर ये पढ़ा अच्छे से। उसके बाद फिर बूस्ट हुआ मेरा ये अटेम्प्ट और इससे सिलेक्शन भी हो गया। अच्छा, कौन सी एक ऐसी गलती है जो बच्चे अक्सर करते हैं, अक्सर जो सर आपने गलती किया हो बच्चे हाँ, भी करते हैं, तो उसको कैसे इम्प्रूवमेंट करें? गलती सर यही हो जाती है कि जैसे हम अटेम्प्ट लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, टेस्ट सीरीज़ करते हैं, तो फिर उसमें हम मिस्टेक्स तो होते हैं लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं, चाहते हैं सोचते हैं कि ये फिर आगे देंगे तो वो सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मिस्टेक्स होता है तो वो बार-बार रिपीटेशन होता है। अगर हम उसका कोई ख़्याल ना रखें, उस पर फिर से ये थ्योरी हो उसका या फिर कोई रिवीजन हो, उसको ना करें, तो स्टेप वाइज़ रिवीजन और उसका प्रैक्टिस ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे हमारा मिस्टेक्स भी रेक्टिफाई हो जाएगा और अच्छा मतलब मार्क्स भी आएगा। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? सर जैसे कि मैं बताया कि हर स्टेप पर बार-बार प्रीलिम्स हो जाता था, फिर मेंस हो जाता एक था। होप जनरेट रहती हाँ, तो थी। होप रहता था सर कि ये हो जाएगा। और फिर वही धीरे-धीरे टेक्निकल भी था जो पढ़ते गया, फिर रिवीजन सारा इम्पोर्टेंट था। जीके में भी है तो जीके जीएस का भी वैसा ही कुछ है कि पहले पूरा बेस तैयार कर लेना है, सारा सब्जेक्ट को पढ़ लेना है अच्छे से और उसके बाद लगातार रिवीजन ही करता जाना है। और फिर टेस्ट सीरीज़ तो है ही सबसे बड़ा रिवीजन कितने बार करना है? रिवीजन बार-बार करना है सर, जब तक मतलब कि हमारा एग्ज़ाम चलता रहे, लास्ट मोमेंट तक हमारा रिवीजन नहीं रुकना चाहिए। ओके, तो रिवीजन के लिए हमें अपने ओरिजिनल नोट्स से करना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स बनाकर करना चाहिए रिवीजन? सर मेरा क्या था कि मैं जब पढ़ा था तो अपना पहले फाउंडेशन ये स्ट्रॉन्ग कर रहा था, तो उस समय सारा मेरा नोट्स बन चुका था, धीरे-धीरे करके सारा नोट्स बन चुका था। और उसी में मैं जब रिवाइज़ करता था तो उसको हाइलाइट करते जाता था। जो भी इम्पोर्टेंट रहता था उसको हाइलाइट करता था और हाइलाइट करने से फिर बाद में जब खोलते थे उसको, तो वो दिख जाता था कि हाँ, यहाँ पर मतलब ये हाइलाइटेड है और इसको पढ़ना है। फिर बाकी सब कुछ पढ़ने के बावजूद वो भी पढ़ते थे जो हाइलाइटेड था। और शॉर्ट नोट्स उसी तरह से तैयार हुआ सर, क्योंकि जो बेस नोट्स था उसी में हाइलाइटेड जो था क्वेश्चन ये टॉपिक, वो उसको भी रिवाइज़ करते-करते अंतिम में ऐसा हो गया कि बस उसी को देखना होता था जो हमें याद नहीं है या फिर हम भूल चुके हैं, फिर उसको देख लेते थे, तो सारा ऐसे करके सारा मतलब याद हो गया था। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर फार्मूला पढ़ते हैं भूल जाता है, क्या आपके पास कोई ऐसी दवा जिससे भूले नहीं बच्चे फार्मूला? फार्मूला के लिए है कि उसको कहाँ अप्लाई करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना होगा। मेरा था जैसे जेबी गुप्ता बुक है, तो उसमें मैं क्वेश्चन लगाते रहता था और जितना क्वेश्चन लगाता था उससे फार्मूला जो है वो हर जगह पर फिट हो जाता था, जहाँ पर मतलब कि यूज होना है वो याद ही हो जाता था कि इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा। हाँ, बिल्कुल। और फिर फार्मूला रटने के बजाय जो था वो प्रैक्टिस में एक परफेक्ट प्रैक्टिस में आ जाता था, वो फार्मूला ही आ जाता था। कंसिस्टेंसी कितना इम्पोर्टेंट है? कंसिस्टेंसी सर ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होने पर डीमोटिवेट होते हैं, फिर और सब बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी होता है। तो डिस्ट्रैक्शन इस समय पे कौन-कौन से हैं? डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा है सर फ़ोन। हाँ। तो फ़ोन को थोड़ा जितना दूर रखें, जैसे मेरे पास फ़ोन था तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसमें लेक्चर तो मैं देखता था लेकिन बार-बार जब कोई मैसेज आ जाए या फिर कुछ हो जाए तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता था उसमें, फिर देखते-देखते और कुछ देखने लगे, रील्स देखने लगे। ये बहुत बेकार अच्छा, होता रील्स है। 1-2 घंटे देख लो समझ नहीं आती ना?
रील्स का कोई फ़ायदा नहीं है सर, हम्म। वो तो बस है, टाइम पास है। लेकिन उसमें है कि जब हमारे पास बुक हो, मटेरियल हो या लैपटॉप हो, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसी में देखें, हम्म। मोबाइल को दूर ही रखते थे। ओके। हुँ, तो अब यहाँ पर अगर आपसे मैं बात करूं कि जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि मुझे 2026 में, क्योंकि बहुत एग्जाम हैं, हुँ, एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, या यूपीटीपीएससी हो, बीटीएससी हो, या भी राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है, यूपी में वैकेंसी आने वाली है, उसको किस तरीके से, क्या आपके पास स्ट्रेटजी है जिससे बच्चों वो फॉलो करें, या कोई सीक्वेंस है आपके पास? वही है सर, जब हम अपना अगर पूरा पढ़े हुए हैं, जितना रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर चलें। जितना एग्ज़ाम में सिलेबस है, दिया हुआ रहता है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ते जाएँ और फिर उसका टेस्ट सीरीज़ लगाते जाएँ। तो इससे क्या है कि सारा मतलब जो एग्ज़ाम का जो पूछा हुआ है, वो पीवाईक्यू भी लगाए, तो पूरा क्वेश्चन हमारा पता चल जाता है कि क्या आने वाला है और हमसे क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। नहीं बनेगा उसे हम फिर से ये प्रैक्टिस करें, वैसा टॉपिक का क्वेश्चन देखें, उससे हमारा सारा ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छा से हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप बच्चों को ये बता सकते हैं, जो अभी बच्चे फाइनल ईयर में हैं, हुँ, वो क्या अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें? उन बच्चों का भी सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आप एक चीज़ ये मुझे बताइएगा कि जैसे कोई बच्चा अभी ये भी पूछता है, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? हुँ, जनरली हम सबसे ये वजह से पूछते हैं कि शायद कहीं से कुछ मिल जाए खजाना हमको। हुँ, तो आप पहले तो ये बता दीजिए, जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं, हुँ। उनको कितने घंटे पढ़ाई करना होगा? फाइनल ईयर में है तब तो बढ़िया है सर कि आगे का अब हुँ, फ्यूचर देखना होगा। हुँ, तो उसके लिए है कि अभी से प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर दे, तो 1-2 साल बहुत अच्छा से हो जाएगा, तो फिर आगे किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो फिर वो निकल जाएगा। हुँ, और फिर जो है वो प्रिपरेशन में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं ये ब्रेक करनी छोड़ना चाहिए। चाहिए, हाँ, हुँ, हुँ। क्योंकि ऐसा बहुत बार डिमोटिवेशन आएगा, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी रहेगा, वो हमारा सबसे बड़ा हथियार रहेगा। अच्छा, जब आप डिमोटिवेट होते थे, तो हुँ। उस समय पर क्या करते थे? भगवान को याद करते थे कि रील्स देखते थे कि कोई पॉडकास्ट देखते थे? कुछ नहीं सर, जब डीमोटिवेट होते थे ऐसा कुछ लगता था, तो कभी-कभी लगता है कि ये न होगा, नहीं होगा, तो उस समय आपका भी एक पॉडकास्ट आता था, हुँ, तो वो भी देख लेता था मैं। हुँ, फिर कोई-कोई वीडियोज़ जो है वो टॉपर वगैरह का देख हुँ, लेता था, उनका स्ट्रैटेजी पता चलता था कि हुँ। मतलब कैसे क्योंकि मेन बात प्रिपरेशन ये है करना कि है। एक्चुअली हुँ, जैसे आपने भी कई पॉडकास्ट देखे होंगे, वहाँ से आपको एक चीज़ ज़रूर लर्निंग मिलती है कि कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ जो हमें नहीं हुँ, करनी चाहिए। क्योंकि अभी जो बच्चे कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि वो कौन-सी गलती कर नहीं। रहे हैं। ये दूसरे को देखकर अपने आप में जज करना कि भाई मैं कौन-सी गलती कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं। हुँ। अभी जैसे मैं बताऊँ कि एसएससी जेईई 3 महीने में है। आपकी तरफ से क्या सीक्रेट है जिससे एसएससी जेईई इस बार क्वालीफाई कर पाएँ लड़के? सीक्रेट सर यही है कि वो अच्छे से पढ़ें, रेगुलर अपना टाइम दें, हुँ, कभी भी कोई टाइम वेस्ट नहीं करें। हुँ, और जितना हो सके टेस्ट सीरीज़ लगाएँ। हुँ, टेस्ट सीरीज़ लगाएँगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि हमें कितना आता है, कितना नहीं आता है। और जो नहीं आता है उसे वो अच्छे से अगर कहीं मटेरियल मिल रहा हो, लेक्चर मिल रहा हो, ऐसे तो अड्डा 247 में भी बहुत सारी मटेरियल हैं, हुँ, हुँ, इंजीनियर्स अड्डा जो है, हुँ। उस पर भी है। तो फिर ऐसे मतलब कि देख कर के वो अपना प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और 3 महीना तो अच्छा है, वो टाइम अभी सफिशिएंट हो जाएगा बच्चों का। 90 डेज़ ओके। काफ़ी है सर। अच्छा, एक चीज़ मैं अगर आपसे एक पॉइंट और अगर पूछूँ, आरआरबी जेईई भी है, एसएससी जेईई हुँ, भी है, तो बच्चे सोच रहे हैं कि किसको हैंडल करूँ, या अभी सीबीटी 2 भी है। हुँ। तो अभी बच्चों को क्या करना चाहिए? वो तो प्रायोरिटी रखना होगा, जैसे अभी जिनका सीबीटी 1 हुँ, निकला है, हुँ, सीबीटी 2 में अपीयर होने वाले हैं, उनको तो फ़ोकस देना है कि सीबीटी सीबीटी 2 2 में हमारा करें। हो जाए। हुँ, अगर अच्छा है सीबीटी 1 में तो फिर सीबीटी 2 अच्छा हो गया तो बढ़िया डिपार्टमेंट मिल जाएगा। हुँ, और जो अभी आरआरबी देना चाहते हैं और नहीं हुआ है अभी किसी में, तो वो आरआरबी भी दे सकते हैं। पूरा नॉन टेक्निकल होता है प्रीलिम्स, हुँ, तो उसमें सारा मैथ फिर जीएस वो अच्छे से पढ़े, साइंस अच्छे से पढ़े तो वो हो जाएगा। मेरा भी हुआ है सर, आरआरबी जेईई भी हुआ है अच्छा, पूरा, आरआरबी जेईई कौन से ज़ोन में हुआ आपका? मुंबई ज़ोन का था। मुंबई ज़ोन पे। हुँ। तो यार, आपने कैसे दोनों एग्ज़ाम को एक साथ निकाला? आरआरबी जेईई के लिए सर मैं वही किया था, जब ये मेंस हो गया था मेरा एसएससी हुँ, जेईई का, तो फिर बाकी जो टाइम बचा था वो आरआरबी जेईई के लिए प्रिपेयर किया था। हुँ, जितना पीवाईक्यू था आरआरबी का, हुँ, जैसे केवल इसका जेईई का नहीं बल्कि एएलपी का था, हुँ, फिर उसका और भी एसआई का था, आरपीएफ का था।
तो अरे सारा आपने इस डायरेक्शन में भी तैयारी किया है? नहीं, मतलब जो उनका PYQ था सर, जो ओके। वो GS है, फिर अच्छा अच्छा, ओके मैथ है, जो हम्म है रीजनिंग जो है वो हम्म उसी पैटर्न पर आता है। हम्म। तो वो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, तो वो जब PYQ हम लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये मेरा कितना मतलब कि बन सकता है। और फिर वैसे ही मैंने किया था। फिर वो प्रीलिम्स हुआ मेरा RRB JEE में, वो सारा क्वालिफाई हो गया था, 100 में 85 आया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और तो आप फाइनली बच्चों को क्या मोटिवेट करेंगे, क्या गाइड करेंगे, किस तरीके से पढ़ाई करें? फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा सर कि वो हमेशा अपने टॉपिक पर ध्यान ये स्टिक रहें, जो भी है उसको अच्छे से पढ़ें, और जितना मतलब सिलेबस है उसको कवर करने का कोशिश करें, और हमेशा टेस्ट सीरीज़ दे, उसको एनालाइज करें, जहाँ मिस्टेक्स है उसको रेक्टिफाई करें, और रिवीजन हमेशा करते रहें। इससे उनका सारा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और उसके बाद सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये पूरे जर्नी का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इस जर्नी का श्रेय सर बहुत लोग हैं, जैसे मम्मी पापा हैं, उनका तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जब आपका नहीं होता है तो फिर वही मोटिवेट करने वाले हाँ होते हैं, बिल्कुल कोई बिल्कुल, वीडियो नहीं मोटिवेट करता। कोई नहीं करता। हाँ तो फिर वही और फिर उसके बाद मेरे जो दोस्त थे वो भी अच्छे थे, वो भी पढ़ते थे, तो उनसे भी रहता था कि वो बोलते थे हो जाएगा, अब इतना हुआ है तो फिर आगे सारा हो जाएगा। वही फिर टीचर्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल। तो इस जर्नी के दौरान इंजीनियर अड्डा कैसे और कितनी हेल्प की आपकी? सर इंजीनियर्स अड्डा का मैं देखता था, जैसे प्रशांत धवन सर हैं, तो उनका जो GS पोर्शन है वो बहुत अच्छा रहता था, विजुअल रिप्रेजेंटेशन वीडियो होता था, तो उससे काफ़ी चीज़ें समझ में आती थी। फिर GS ये जो है हमारा करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स भी काफ़ी मतलब हर दिन देखना होता था। हाँ तो हाँ हर बिल्कुल। दिन देखने पर ये जो करंट सिचुएशन है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर और अपना कंट्री, वो सारा पता चलते रहता था, और ये एग्ज़ाम में भी आता था, तो बहुत ही सही था। फिर स्टडी IQ का मैं स्टैटिक भी पढ़ा था। तो स्टैटिक भी बहुत बढ़िया था सर, वो जितना था सारा अच्छे से था। फिर सर इसमें था कि आपका भी पॉडकास्ट आता था, फिर आपके टेलीग्राम चैनल पर भी मैं जुड़ा हुआ था। तो जब कुछ ये रहता था डिमोटिवेशन या फिर कुछ भी, अगर कोई डाउट होता था तो फिर आपसे भी मैं ये पूछ लेता था, बात करता था, और उस ग्रुप में भी था मैं। ओके ओके। यस। थैंक यू सिंटू, आप आए, बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं, किस तरीके से क्या आपकी जर्नी स्टार्ट करना है, कैसे फिनिश करना है, किस तरीके से सिलेक्शन लेना है। मेरे भाई आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। एक दौर ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर एक दिन आपको सफलता मिलेगी। ये पॉडकास्ट देखकर आपको कैसा लगा? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल एंड थैंक यू सिंटू भाई। थैंक यू और सर। कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।